Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Student, this is a lesson number 53, and today we will discuss about the remaining review questions and some conceptual questions of this chapter. लास्ट टाइम हमने अपने फर्स्ट इनिशियल 10 जो रिव्यू क्वेश्चंस थे उन्हें कंप्लीट किया था. आज हम रिमेनिंग जो हैं रिव्यू क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट करेंगे. So the question number 11 is, how would you define the potential difference between 2 points? Define its unit. This is 11 question. How would you define potential difference between 2 points? Define its unit. Student, इसका आंसर आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक पे, जो कि पेज नंबर 77 पर अवेलेबल है, और वहीं पर इसका जो यूनिट है स्टूडेंट वो भी मेंशन है. सेकेंडली स्टूडेंट, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इनके यूनिट्स की जब बात की जाती है तो इनके यूनिट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं वोल्ट को. सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 पर अगर हम आए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो ये स्टूडेंट आपके पास एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, जो आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं. तो ये आपके पास भी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है. इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? डिफाइन द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. सबसे पहले आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, इसके बाद आप कैपेसिटेंस के यूनिट को और उसके फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे, जो कि आपको मिलता है आपके पेज नंबर 78 पे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था. यहाँ पर हमने nth नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मेजर करना है. तो उसके लिए जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो आप अपने सीरीज या पैरेलल जो आपको रिक्वायर्ड हो या जो आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन का पूछा गया तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव आउट करेंगे. और इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन वाली आपको मिलती है आपके पेज नंबर 80 और 81 पर. सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो स्टूडेंट है जी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का स्टूडेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 82 पर. पेज नंबर 82 के ऊपर आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, पेपर कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर्स. तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं. यहाँ पर आप इनको जो है वो डिस्कस करेंगे. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई भी एक या एक से ज़्यादा आपसे कैपेसिटर्स के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर वो शॉर्ट में कंसिडर हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे ये कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर. यानी कि दो वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स टाइप कैपेसिटर के दरमियान डिफरेंस आपसे पूछा गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकी डिटेल थोड़ी सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, एनालिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स. यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स की जब बात की जाए तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर पेज नंबर 83 पर थे, जो मैंने आपको प्रॉपर 6 पॉइंट की फॉर्म के अंदर मेंशन करवाए थे और उनकी हेडिंग्स भी आपको साथ साथ मैंने शेयर की थी. तो आप अपने पेज नंबर 83 से यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मुराद ये है कि हमने डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस को बाय नेम डिस्कस किया था और दो को प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस किया था. जैसे फॉर एग्जांपल फोटोकॉपिंग मशीन, पेंटिंग मशीन, कार प्रिंटिंग, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम द डर्टी कारपेट्स एंड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी. इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस थी और दो को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और सेकेंड थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग. तो यहाँ पर आप स्टूडेंट कोई भी एक अपनी मर्जी की जो है वो एप्लीकेशन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करके यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज ऑन पेज नंबर 85 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर.
यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो सम हैजर्ड्स थे उनमें से एक था लाइटनिंग का, सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो था फायर और एक्सप्लोजन। फायर और एक्सप्लोजन की डिटेल जो है वो थोड़ी सी छोटी भी है और उसके अंदर वास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से अपने वर्डिंग के अंदर, तो इसलिए आपके लिए प्रेफरेबल ये होगा कि आप जो है वहाँ पर सेकेंड पॉइंट को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स के अंदर मैंशन करें। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इनके आंसर्स को भी हम जो है वो साथ ही साथ डिस्कस करते हैं। कुछ के आंसर्स आपको रिटन फॉर्म में भी शो करवा दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इलेक्ट्रिक रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर, आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे, व्हाई। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक रॉड जो है वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो सारे के सारे वहां से उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ और कॉटन, यानी कि अगर आपने अपने रॉड को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया ताकि उसको चार्ज कर लिया जाए, तो फॉर एग्जांपल इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जब ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, व्हेन द पीसेस ऑफ पेपर टच द रॉड दे गिव अप सम इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्लास रॉड। अब क्या करेगा कि कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उस रॉड को प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं, और जब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो फिर इनके दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन के अंदर, और इस रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो पीसेस हैं वो फ्लाई अवे कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये है, how much negative charge has been removed from a positively charged electroscope if it has a charge of 7.5 multiplied 10 raised to power minus 11 coulomb। स्टूडेंट सिंपल सी बात यह है कि जितने चार्ज आपके पास हैं उतने ही चार्ज रिमूव किए जा सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही दूसरे के लिहाज से हम लोग नेगेटिव चार्ज वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल, अ चार्ज ऑफ -7.5 हैज बीन रिमूव्ड from a positively charged electroscope which has a charge of 7.5 10 raised to power minus 11 coulomb. So there is a basic difference of just a sign in between these two values. Question number 3 is, in what direction will a positively charged particles move in an electric field? Positive अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको प्लेस करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पॉजिटिव चार्ज रिलीज्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही होती हैं, तो फिर इसी लिहाज से ये उनकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उनकी जो फील्ड लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही शिफ्ट करता है, और ये हम लोगों ने डिटेल डिस्कस की थी अपने पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन के अंदर, टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन 13.4 इज, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या तमाम के तमाम कैपेसिटर्स सेम चार्ज जो हैं वो कैरी कर सकते हैं या नहीं? स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स वो किस तरह की है। सो एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड साइड बाय साइड, सो ईच कैपेसिटर कैरीज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ड्यू टू electrostatic induction. Question number 5 is, each capacitor in parallel combination has equal potential difference between its two plates. Justify this statement. Each capacitor
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लगाया जाए तो उन्होंने ये कहा कि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, हर एक के पास इक्वल पोटेंशियल जाता है, क्यों, इसकी स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करें। स्टूडेंट सेम टाइप ऑफ कैपेसिटर जो हैं, जब हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हर प्लेट की जो, हर कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनमें से एक पॉजिटिव के साथ अटैच होती है और एक नेगेटिव के साथ अटैच हो जाती है इन दो सेम टर्मिनल ऑफ पॉइंट्स के दरमियान जो कि बैटरी के अवेलेबल हैं, तो फिर सेम पोटेंशियल जो है वो हर एक के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर कुछ इस अंदाज में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, टू प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो जितना पॉजिटिव से जाएगा उतना ही नेगेटिव के ऊपर हमारे पास प्लेस होता हुआ शो होगा। तो फिर बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज equal to the potential difference of the battery. Question number 6 is the presence of charge necessary for the existence of electrostatic potential? क्या चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के दरमियान होना जो है वो जरूरी है या नहीं? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है चार्ज के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज। जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, रखना चाहें रख लें, नहीं रखना चाहें तो ना रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 इज रबर टायर्स गेट चार्ज फ्रॉम द फ्रिक्शन विद द रोड, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज? फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी के जो रबर टायर्स हैं वो सारे के सारे चार्ज हो जाते हैं, लेकिन उनकी चार्ज की नेचर क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी? स्टूडेंट मोस्टली हमारे पास अगर हमारे टायर्स जो हैं वो हीट अप हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज भी हो रहे हैं। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस यानी रोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं रबर टायर्स पे, क्यों? टू मेक दम नेगेटिवली चार्ज, ताकि वो उसको नेगेटिवली चार्ज कर दें और ताकि एक अच्छी फ्रिक्शन उनके दरमियान क्रिएट रहे। अदरवाइज तो अट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस हमारी बढ़ सकती है, इसलिए फिर हमारे पास ये प्रोसेस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग a metal chain beneath it, what purpose does the chain serve? स्टूडेंट, चेन्स ट्रक के साथ क्यों लगाई जाती हैं? लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि हम लोग चेन्स इस वजह से लगाते हैं ताकि कि हमारे पास ऑब्जेक्ट पर मौजूद जो चार्जेस हैं हम उनको अर्थ को ग्राउंड कर सकें। सो सिंपल, दिस मेटल चार्जिंग इज यूज्ड of the purpose of earthing, that static charge accumulated on the body of truck during transportation are discharged to the ground through this metal chain. This may avoid any chance of explosion or fire during the filling or otherwise. Question number 9 है, if a high voltage power line fell across your car while you were in the car, why should you not come out of the car? अगर आपकी गाड़ी के करीब ही बहुत ही ज्यादा बड़ी हैवी वोल्टेज लाइन यानी कि हाई वोल्टेज पावर लाइन इलेक्ट्रिसिटी की गिर जाए तो आप अपनी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? उसकी प्रॉपर वजह स्टूडेंट यह है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो रबड़ के हैं, नॉन कंडक्टर हैं, तो इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कि पावर लाइन से है वो आपकी कार तक नहीं पहुंच सकती। और अगर आप बाहर निकलेंगे और जमीन पर पांव रखेंगे तो वो सारे के सारे चार्ज आप में शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको करंट लग सकता है। The metal charging is used to the purpose of earthing, so the static charge accumulate on the body of truck during transportation are discharged to the ground. Similarly to the Faraday's cage, inside the car you are safe from the influence of external field. The charge is evenly distributed on the surface of the car and the electric field inside the car is zero. But if we touch the ground while coming out of the car, the charge will be discharged to the ground through our body, hence it may be fatal. और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें अपने आज के टॉपिक का, तो इसका आंसर स्टूडेंट हमें मिलेगा
Explain why a glass rod can be charged by rubbing when held by hand, but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand. ग्लास रॉड को अगर हम हाथों के साथ रब करते हैं तो चार्ज हो सकता है, लेकिन आयरन रॉड जो है वो मोस्टली चार्ज नहीं होता. क्यों? बिकॉज द ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर, सो चार्ज डिवेलप्ड ऑन इट ड्यूरिंग द रबिंग डज नॉट फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द हैंड होल्डिंग इट. यानी हमारे हाथों से जो चार्ज रॉड पर जा रहे हैं वो नॉन कंडक्टर होने की वजह से, इंसुलेटर होने की वजह से जमीन की तरफ अर्थ नहीं हो जाते, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है ये भी कंडक्टर है. अच्छा, इसी तरह अगर आयरन रॉड की बात की जाए तो आयरन रॉड को जो हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाय रबिंग, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के जरिए से अर्थ हो जाते हैं, इस वजह से वो जो है चार्ज नहीं होती. सो ये छोटी सी हमारे पास एक एक्सरसाइज थी और ये उनकी कुछ डिटेल्स थी क्वेश्चंस की. उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं. अदरवाइज इंशाल्लाह ताला इनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करेंगे कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़ व नासिर.